तो हेलो गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा था। सबसे पहले हमने देखा था वैदिक एज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। फिर हमने देखा डिफ्रेंशिएट किया ऋग वैदिक एज से लेटर वैदिक एज में 4 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी एंड रिलीजियन। तो हमने पॉलिटी एंड इकोनॉमी देख लिया था। अब हम सोसाइटी देखने जा रहे हैं लेटर वैदिक एज से ऋग वैदिक एज से लेटर वैदिक एज में कैसे चेंज हुआ। तो फ्रॉम सिंपल सोसाइटी टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ऋग वैदिक एज में सिंपल सोसाइटी था, लेटर वैदिक एज में कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन गया। तो देखेंगे कि ये चेंज आया कैसे। तो ऋग वैदिक एज हम जानते हैं कि 1500 टू 1000 BC एंड लेटर वैदिक एज 1000 BC टू 600 BC। तो ऋग वैदिक एज में सिंपल सोसाइटी था, तो बेस्ड ऑन क्लैन, कुल पे बेस्ड था। उस टाइम जाति नहीं थी, जाति थी भी तो वर्क वॉज, कास्ट वॉज बेस्ड अकॉर्डिंग टू वर्क। मतलब कुल था, जैसे नाई का बेटा नाई होगा ये ज़रूरी नहीं है, उस टाइम ऐसा था। एक ही परिवार में, हमने ऋग्वेदा में ये मेंशन भी है कि एक ही फैमिली में कोई टीचर है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है और कोई शूद्र है। जैसे अगर बेटा घर का काम कर रहा है तो शूद्र हुआ, घर का काम मीन्स झाड़ू पोछा कर रहा है तो वो शूद्र हुआ। अगर मम्मी पढ़ा रही है तो वो ब्राह्मण हुई। अगर पापा बाहर से मतलब घर का प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो वो क्षत्रिय हैं। तो एक ही परिवार में डिफरेंट कास्ट के लोग पाए जाते थे। तो सबसिस्टेंस इकोनॉमी एंड वॉर बेस्ड इकोनॉमी। सबसिस्टेंस इकोनॉमी था, मतलब जितना कमाओ, जितना खाना है उतना ही कमाओ। और वॉर बेस्ड इकोनॉमी था। एब्सेंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, वर्गीकरण नहीं था। जैसे कि हमने पढ़ा कि वर्क वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू, कास्ट वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वर्क। लेकिन थोड़े बहुत स्ट्रैटिफिकेशन हमने देखे थे। जैसे देखा गया है उसमें, जैसे बेस्ड ऑन कलर, वाइट एंड ब्लैक कलर के बीच में थोड़ा इनइक्वालिटी था वहाँ पे। और वॉर, ऋग्वेदिक में आर्यन स्लेव्स के बीच में वॉर हुआ था। तो इससे पता चलता है कि मतलब आर्यंस अलग थे और स्लेव्स अलग थे, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाता था। और दस्यु वॉर भी हमने देखा था। तो केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ये दस्यूज वेयर लोकल पीपल। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो यहाँ से थोड़ा सा पता चलता है कि स्ट्रैटिफिकेशन अ लिटिल बिट वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। वुमेंस का देखेंगे तो हाई प्लेस बट नॉट सुप्रीम, मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी ही था, लेकिन वुमेंस का कंडीशन बैड नहीं था, उनका पोजीशन ठीक ठाक था उस टाइम। दे लिव्ड इन अ मेल बेस्ड सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी था उस टाइम। दे हैव राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर, राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल असेंबलीज। तो उनके पास बहुत सारे अधिकार थे। जैसे उनका स्वयंवर किया जाता था, अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का उनका अधिकार था। और पॉलिटिकल असेंबलीज में भी पार्ट कर सकती थी वो। ये सब उनको छोटे मोटे अधिकार दिए गए थे। उसके बाद क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। क्लासिफिकेशन वही जैसे हमने कि देखा कि वो वर्क वाज डिवाइडेड, कास्ट वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वर्क। उसके बाद 1000 BC आयरन का एडवेंट हुआ। 1000 BC इकोनॉमी में चेंज आया, पॉलिटी में चेंज आया, तो सोसाइटी में अपने आप चेंज आएगा। तो लेटर वैदिक एज आ गया। उसके बाद क्या देखेंगे हम, लेटर वैदिक एज में क्या क्या चेंजेस आया। वर्ण सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ सबसे बड़ा। वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब कि अब आ गया राजा का बेटा राजा होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र। फर्स्ट फीचर, डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 4 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटी। तो 4 पार्ट में सोसाइटी डिवाइडेड हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ब्राह्मण 4 कास्ट में डिवाइडेड हो गया मेनली। तो ब्राह्मण थे जो सबसे सुप्रीम थे, क्षत्रिय उसके नीचे, और शूद्र का पोजीशन सबसे ज़्यादा गंदा था। ब्राह्मण कॉल्ड द्विजाज हैव राइट ऑफ उपनयन एंड संस्कृत लर्निंग। तो इन लोगों को द्विजास कहते थे। ब्राह्मण सबसे सुप्रीम माने गए, कहते थे कि इनको उपनिषद पढ़ने का अधिकार है, इन लोगों को संस्कृत जानने का अधिकार है, इन लोगों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार है। तो और क्षत्रिय लोगों को प्रोटेक्शन करना था। ये लोग कौन, जैसे राजा जो होते थे, मतलब इनका प्रोटेक्शन करने का काम था। वैश्य वेयर द टैक्स पेयर्स एंड शूद्र वेयर द वोर्स अमॉन्ग देम। तो शूद्र को कहा जाता था कि सिर्फ सेवा करने का अधिकार है इनका, और कोई काम नहीं है, इनका जन्म ही हुआ है ब्राह्मण का सेवा करने के लिए। सेकंड फीचर क्या हुआ, वर्ण सिस्टम के, मैरिज ऑन सेम वर्ण वॉज नॉट अलाउड, नहीं वॉज अलाउड। मतलब वर्ण सिस्टम आया कि मतलब ब्राह्मण से ही शादी करेगा, ब्राह्मण वैश्य से शादी नहीं कर सकता है, अपने वर्ण में ही शादी करेगा। एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन बर्थ। और जो जैसे कि वर्ण सिस्टम बर्थ पे ही बेस्ड था, तो बर्थ पे बेस्ड ये अब मैरिज भी होने लगा। दिस वॉज रिटन इन ऋग्वेदा इन 10th मंडल। ये ऋग्वेदा के 10th मंडल में मैंशन भी है। उसके बाद वाई वर्ण सिस्टम अपीयर्ड, वर्ण सिस्टम आया क्यों ये हम देखेंगे। बहुत सारे रीजंस हैं। इकोनॉमिक रीज़न, जैसे कि बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, नीड ऑफ मोर लेबर एंड
इज़ अ लेबर इंटेंसिव, दैट्स वाई वर्ण सिस्टम अकर्ड। मतलब जब इकोनॉमी बढ़ा तो लेबर का ज़रूरत आया, तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस टाइम के, उन्होंने दिमाग लगाया और सोसाइटी को डिवाइड कर दिया वर्ण के सिस्टम में, ताकि जो शूद्र हैं उनको हमेशा लेबर की तरह ट्रीट किया जाए और उनसे बहुत सारा इनका जो लेबर का इंटेंसिटी था, जो लेबर का इन लोगों का कमी हो रहा था, उसको ये लोग पूरा कर सके। दूसरा सोशल रीज़न था। इट सीम्स दैट द विक्टोरियस सेशन डिड नॉट गिव इक्वल स्टेटस टू द लोकल डिफिकल्ट सेशन। मतलब जैसे आर्यंस का एडवेंट हुआ था तो आर्यंस वेयर सुपीरियर अमंग देम, वो थोड़े पढ़े लिखे थे, थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड थे इन लोगों से, तो वो नहीं चाहते थे कि मतलब लोकल पीपल भी हमारे इक्वल आएँ, इसलिए उन्होंने ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किया। Third was religious reason. In the pre-modern world, religion was constitution and this was done to give social acceptability to the sect. तो जैसे ट्राइबल लोग होते थे, जो लोग होते थे वो अपना नॉर्मल पूजा करते थे, जो रिलीजन था वो लोग अपना खुद का रिलीजन मानते थे। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि ट्राइब्स में अपने अपने रिलीजन को माना जाता है, उनके अलग भगवान होते हैं, लेकिन जो आर्यंस आए थे उनके अलग भगवान थे। तो वो लोग चाहते थे, क्योंकि उस टाइम रिलीजन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजन के बेस्ड पे ही सारा चीज़ चलता था, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई और इनके मतलब रिलीजन को दबा दे और सब अपना अपना रिलीजन माने। अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने वर्ड सिस्टम डेवलप कर दिया था। सेकंड चीज़ आया जो वैदिक इकोनॉमी में, वो लेटर वैदिक एज में, वो था गोत्र सिस्टम। गोत्र सिस्टम आया। इंडोगैमी सेम वर्ड अलाउड, मतलब इंडोगैमी सेम वर्ड अलाउड, एक्सोगैमी सेम गोत्र नॉट अलाउड। मतलब इंडोगैमी का मतलब होता है कि एक ही वर्ण में शादी करना है, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय से शादी करेगा। एक्सोगैमी मीन्स सेम गोत्र नॉट अलाउड। गोत्र सिस्टम जब डेवलप हुआ तो जैसे जिसका सेम गोत्र है उन दोनों को कहा जाता था कि वो लोग भाई बहन हो जाते हैं, तो सेम गोत्र में मैरिज करना नहीं अलाउड था, तो गोत्र मिलाया जाता था। सेम वर्ड में होगा लेकिन सेम गोत्र में नहीं होगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैरिज सेरेमनी, ये मैरिज के लिए ज़्यादा उपयोगी था। इट एम्फसाइजेस ऑन गोत्र एक्सोगैमी, गोत्र के बाहर शादी करना है। और ऑन इट्स वायलेशन चंद्रयान वॉज द पनिशमेंट गिवन टू द वायलेटर्स, चंद्रयान पनिशमेंट वायलेटर्स को दिया जाता था। चंद्रयान में जो हस्बैंड वाइफ होते थे उनको ब्रदर एंड सिस्टर की तरह रहना पड़ता था, ये उन लोगों को पनिशमेंट मिलता था। दिस इज रिटन इन अथर्ववेद, ये अथर्ववेद में मैंशनड है। इन ऋग्वेदिक पीरियड गोत्र मीन्स कॉ गेन, एक ही कुल की गाय। मतलब गोत्र मतलब मैंने जैसा बोला कि कहा जाता था कि वो ऋग्वेदिक एज में इसको एक ही कुल की गाय को कहा जाता था, तो इसी टर्म को इंसानों में भी लाया गया और कहा गया कि जिनका सेम गोत्र होगा वो मतलब भाई बहन कहलाएंगे, इसलिए उनको शादी करना मना था। एज प्रोविजन दिस केम इन लेटर वैदिक एज, बट वाई दिस बिगिन, ये क्यों आया? टू ज्वाइन द टाइप ऑफ फैमिली एंड रेज द पावर। जैसे अगर सेम गोत्र में होगा, सेम गोत्र मतलब आसपास के लोगों से ही होगा, लेकिन वो चाहते थे अपने पावर को बढ़ाना, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी पहुंच दूर दूर तक रहे। तो जैसे अगर अलग अलग गोत्र में शादी करेंगे, तो जैसे मगध का कोई राजा जाकर वैशाली के किसी रानी से शादी करेगा, तो इससे क्या होगा, कल्चरल संबंध बढ़ेगा, फैमिलियर रिलेशन बढ़ेगा, इससे वो जो राजा थे वो मजबूत बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे और वो ज़्यादा रूल कर पाएंगे, इसलिए ये सिस्टम लाया गया था। और दूसरा, एब्सेंस ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, एब्सेंस ऑफ सरप्लस बट नीड ऑफ मोर लैंड, और इससे उनका लैंड भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे आसपास के लोगों से अगर शादी करेंगे तो आसपास के लोग तो एक ही जगह के हैं, उससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर हम दूर दूर से रिलेशन अपना बनाएंगे तो उसके लिए हमें लैंड बनेगा, सरप्लस बनेगा, ज़्यादा इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, और इसके लिए आर्मी का भी डेवलपमेंट होगा, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा जो ऐसा करेगा, तो इसलिए ये सिस्टम आया था। गोत्र सिस्टम वॉज एन important part of society in the later Vedic period. गोत्र सिस्टम वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो उसके बाद हम देखेंगे थर्ड आया आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम चेंज इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी वॉज अ चैलेंज फॉर द ओल्डर ऑर्डर। जो पुराने लोग थे, अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो ऋग्वेदिक को फॉलो करते थे, तो उनको ये जो नया सिस्टम आ रहा था, इतना चीज़ आ रहा था, उससे ये लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इनके लिए आश्रम सिस्टम आया कि डेवलपमेंट वॉज बिगिन, टेंशन वॉज सर्टन सेक्शन, ये कुछ सेक्शन के लिए ये टेंशन का कार्य बन रहा था, तो उनके लिए आश्रम सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। आश्रम सिस्टम ब्रॉट कर्म प्लस चेतना, पहले शिक्षा फिर चेतना का विकास होना, भौतिक प्लस आध्यात्मिक। दिस सिस्टम वॉज बॉर्न इन लेटर वैदिक पीरियड बट डेवलप्ड इन 6th century BC। मतलब कि जैसे हम देखते हैं कि आश्रम सिस्टम में क्या होता है, एक होता है एज जो हमारा होता है, स्टूडेंट एज होता है। स्टूडेंट एज में सारे मोह माया से दूर होकर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, तो वही पहले कर्म फिर
चेतना। उसके बाद जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, हमने देखा है, रामायण में देखा है, महाभारत में देखा है, राम जी भी गए थे गुरुकुल शिक्षा लेने के लिए, कृष्ण जी भी गए थे गुरुकुल शिक्षा लेने के लिए, अर्जुन, पांडव भी गए थे, कौरव भी गए थे। तो मतलब जो स्टूडेंट रोज होता है वो शिक्षा लेने के लिए होता है, उसमें सारे मोह मायाओं से दूर होकर पहले कर्म पे ध्यान दो, उसके बाद गृहस्थ जीवन, मतलब चेतना। तो इससे लाइफ बिकम्स ईजी। तो दिस सिस्टम वॉज, तो ये सिस्टम आया था लेटर वैदिक एज में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था 6th सेंचुरी BC में। द फुल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम वॉज टू फुलफिल द टू रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, मैटरलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। तो दो, इसका मेन मकसद था, दो, मैटरलिज्म मतलब गृहस्थ जीवन को, और स्पिरिचुअलिज्म मतलब जो भगवान का ध्यान आध्यात्मक जीवन होता है, इन दोनों को फुलफिल करना। फर्स्ट टाइम मेंशनड इन चौदोग्य उपनिषद। तो चौदोग्य उपनिषद में ये वाला चीज़ मेंशन किया गया है। लास्ट इज़ द फैमिली। फैमिली में कैसे लेटर वैदिक एज में डिफरेंस आया, तो राइज इन द पावर ऑफ फादर। फादर के पावर राइज हो गया था। फादर जैसे एक घर का जो फादर है वो मेन है, वो प्रोटेक्टर है घर का, क्षत्रिय का काम वही कर रहा है। हाँ, बैंडेड ऑफ द उपनयन संस्कार ऑफ वुमेन। वुमेन को अब शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। सबऑर्डिनेट टू मेन। अब ये वो मतलब इनका यही काम बच गया था कि सिर्फ ये मेन जो कहेंगे, ये सिर्फ घर चलाने के लिए काम आ रही थी, बच्चों को पालो और घर चलाओ। ये लेटर वैदिक एज में डेवलप्ड हुआ, जबकि ऋग वैदिक एज में वुमेंस का पोजीशन अच्छा खासा था। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी लेकिन वुमेंस का पोजीशन अच्छा था। लेटर वैदिक टेक्स्ट, वुमेन वेयर वाइन एंड गैम्बलिंग, डॉटर सॉरो ऑफ द फैमिली। डॉटर को माना जाता था कि ये जैसे सर पे बोझ होता है क्योंकि इसकी शादी करनी है, इसको भेज देना है किसी और के घर, तो उनको उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए थे। वन ऑफ द मेन रीज़न वॉज डैट, क्योंकि उस टाइम जैसा कि हमने देखा कि सोसाइटी में इकोनॉमी का डेवलप करना था, इसलिए वो लोग शादी कर रहे थे अलग अलग गोत्र में। तो अगर वुमेंस को पढ़ा लिखा जाए, अगर वुमेंस पढ़ी लिखी होती थी तो वो डिबेट करती थी कि नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी है, उससे शादी नहीं करनी है, उनके पास ज़्यादा दिमाग होता था। इसलिए नया सिस्टम लाया गया उनको सप्रेस करने के लिए, ताकि वो मतलब कुछ बोल ना पाए, उनको जहाँ शादी कर दो वहीं से वो खुश रहें। तो अगर वो पढ़ लिख लेती, अगर उनको उपनयन संस्कार का अधिकार दिया जाता, तो वो शायद वो नहीं करती जो उनके फैमिली वाले कहते, वो उनको अपने सोचने का अधिकार होता अपने बारे में। इसलिए उनसे ये राइट ही छीन लिया गया कि ताकि वो अपने फैमिली के अकॉर्डिंग चले। तो डैट वॉज ऑल अबाउट द ऋग वैदिक सोसाइटी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैदिक रिलीजन के बारे में कि कैसे रिलीजन में चेंज आया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।